हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो अभी आपके होने वाले हैं, जैसे एम्स, ESIC। तो जितने भी हम क्वेश्चन कवर करते हैं तो आपका फार्मा रिलेटेड कंटेंट उसमें सारा कवर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बाकी जो फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले उनमें भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली USA में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कौन सी ड्रग इसमें से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल्प्राजोलम। बच्चों देखिए, फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में चले जाए, फार्माकोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है। तो इन सारी ड्रग्स के नाम, इनके जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग के बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद होगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो आपको पता लगेगा कि कैप्टोप्रिल, अम्लोडिपिन और लोसार्टेन ये तीनों ही है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स को। वहीं अगर हम बात करें एल्प्राजोलम की, तो ये है बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ड्रग, जिसको दिया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक अटैक्स में। और ये जो है देखिए, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग एल्प्राजोलम जैसी टैबलेट्स को नींद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के स्लीप डिसऑर्डर के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। बट बेसिकली ये एक तरह की बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आती है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एस्पिरिन। अब देखिए, बाकी ड्रग्स की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, तो मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन एक तरह की नार्कोटिक ड्रग है, जिसको डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, मतलब किसी भी तरह की पेन किलर्स उन पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मॉर्फिन एंड फेंटेनाइल दोनों ही इन तरह के पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनको बहुत ही सीवियर पेन हो। ओपियोइड डेरिवेटिव्स होते हैं ये। एसिटामिनोफेन की अगर हम बात करें, तो ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, यानी पेन और फीवर रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं इस तरह के एसिटामिनोफेन। जबकि अगर हम बात करें एस्प्रिन की, तो ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, ये एस्प्रिन जो है ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसको देखिए पेन, फीवर और स्वेलिंग, ये तीनों ही चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है इन तरह की ड्रग्स को। एसिटामिनोफेन में क्या होता है, देखिए पेन और फीवर तो रिड्यूस होता है, बट स्वेलिंग रिड्यूस नहीं करती है इस तरह की एसिटामिनोफेन ड्रग। दैट इज वाई ये इसकी कैटेगरी में नहीं आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है इन सारी ही ड्रग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का साइड इफेक्ट में से क्या होता है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज अ साइड इफेक्ट ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो ये क्या होते हैं, देखिए ये स्ट्रॉन्ग फास्ट एक्टिंग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस होती हैं। हमने देखा था नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होते हैं, बट अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये बहुत ही रैपिडली एक्ट करते हैं इन्फ्लामेशन को, यानी बॉडी में अगर कहीं भी सूजन है उसको कम करने का काम करते हैं, पेन को कम करने का काम करते हैं। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर सप्रेसिंग इम्यून सिस्टम। तो किस केस में इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक होता है डोनर और दूसरा होता है रेसिपिएंट, यानी जो कि वो ऑर्गन रिसीव कर रहा है। तो जो पर्सन ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसकी बॉडी जो डोनर के ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, तो डॉक्टर्स के द्वारा थोड़ी देर के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे रख दिया जाता है इस रेसिपिएंट को, ताकि वो आराम से एक्सेप्ट कर ले जो भी ऑर्गन उसको लगाया जा रहा है उसकी बॉडी में, और इसीलिए उसका इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाए। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं, ये सारी ही बेनिफिट्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी क्लास ऑफ ड्रग है जिसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए बच्चों सारी आपको ड्रग्स पता होने चाहिए, सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आंसर इसका ऑप्शन ए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ऐसी ड्रग्स जिनको डिप्रेशन के केस में दिया जाता है। किस तरह से ये काम करती हैं, तो देखिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, जिनकी वजह से
हम हैप्पी फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है अगर हमारी बॉडी में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर मात्रा में बनी रहे। बट क्या होता है कि डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगती है हमारे ब्रेन में। तो ये क्या करते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इनहिबिट करते हैं इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेक डाउन, यानी इनके टूटने को, ये इनका लेवल कम ना हो हमारे ब्रेन में। तो ये मेक श्योर करते हैं इन तरह के मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इनका ब्रेकडाउन इनहिबिट करते हैं, जिससे कि इनकी कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन में बढ़े और जो भी पर्सन है जिसको भी इस तरह की डिप्रेशन की कंडीशन है उसको तो अच्छा फील होने लगे थोड़ी दिनों के बाद, मेडिकेशंस के बाद। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगता है, कुछ भी काम करने का उसे मन नहीं करता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से उसकी पर्सनल, उसकी प्रोफेशनल, उसकी जो भी उसकी घर की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इन्हीं केसेस में दी जाती है इस तरह की मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, मतलब एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कॉमन है, देखिए बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए मेटोप्रोलॉल। उससे पहले देखिए इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इन ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे एसिटामिनोफेन जो है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एसिटामिनोफेन हमने देखा था ना, जैसे एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग थी, पेन और फीवर रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। एल्ब्यूटेरॉल की अगर हम बात करें तो ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, यानी अगर पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रोंकोस्पाज्म जैसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है एल्ब्यूटेरॉल। लोराज़ेपाम क्या है, सिडेटिव कैटेगरी की ड्रग है, यानी अगर पर्सन को सोने में स्लीप डिसऑर्डर है या सोने में काफ़ी दिक्कत आ रही है तो इन तरह की लोराज़ेपाम जैसी ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, जहाँ पर पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है, उन ब्लड जो फ्लो हो रहा है आर्टरी में वो कंटिन्यूसली आर्टरीज पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी बाद में कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है। यहाँ पर आपको इस डायग्राम के फॉर्म में बताया, देखिए ये ब्लड ईजिली फ्लो हो रहा है वेसल से, हार्ट नॉर्मली पंप कर रहा है, बट इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ब्लड में नॉट फ्लो इजीली थ्रू वेसल। अब ब्लड जो है वो आसानी से वेसल से पास नहीं हो पा रहा है और हार्ट को पंप करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इस कंडीशन में, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, इस तरह की मेटोप्रोलॉल जैसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है। मेटोप्रोलॉल देखिए अलोन भी दी जाती है और कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है दूसरी मेडिकेशंस के साथ, इस तरह के हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। और इसको देखिए ये जो लॉन्ग टर्म एंजीना के केसेस होते हैं, यानी जो चेस्ट पेन के केसेस होते हैं, उनमें भी प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, देखिए इनमें से क्या एक तरह का साइड इफेक्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिन एंजाइम इनहिबिटर्स का। तो पहले देखिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपोटेंशन। अब देखिए ये जो बच्चों ईस इनहिबिटर्स होते हैं, इनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, हार्ट डिसीज और किडनी डिसीज में भी दिया जाता है। बट अगर इनकी हाई डोज हो गई है किसी भी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो जाता है जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं इस तरह के जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो। सबसे पहले देखिए हमारा जो लीवर होता है उससे रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि रेनिन की मदद से, रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, और रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब देखिए ये हमारे जो लंग्स होते हैं उससे रिलीज होता है एस, और इस एस की मदद से क्या होता है, ये एक तरह का एंजाइम है और इसकी मदद से एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने, जो भी पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं एस इनहिबिटर्स, ताकि ये एंजाइम को वो इनहिबिट कर दे, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो ही ना पाए और ब्लड प्रेशर जो भी पर्सन की बॉडी में, जिस भी पर्सन को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो नेक्स्ट पूछे, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग क्लास ऑफ ड्रग है जिसको सीजर्स की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स के लिए। अब देखिए अगर हम बात करें सीजर्स की तो दो तरह, पहले सीजर्स होते क्या है वो देखेंगे, उससे पहले देखते हैं किन किन तरह के सीजर्स होते हैं। तो देखिए दो तरह के सीजर्स होते हैं, जनरलाइज सीजर्स और होते हैं फोकल सीजर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। सीजर्स क्या होते हैं, एक तरह के टेम्पोररी, मतलब थोड़ी देर के लिए
ब्रेन में जो भी पर्सन जिसको भी सीजर्स आते हैं उनके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी उस पर्सन की मूवमेंट, उसके बिहेवियर और उसकी कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट पड़ता है। थोड़ी देर के लिए पर्सन जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। तो ये कितने तरह के होते हैं, जनरलाइज जैसे कि हमने देखा, इस केस में क्या होता है पूरा ही ब्रेन अफेक्टेड है और पर्सन पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है अगर उसको इस तरह के इलेक्ट्रिकल सीजर्स आते हैं। अगर हम बात करें फोकल सीजर की तो एक कोई पर्टिकुलर एरिया ब्रेन का अफेक्ट होता है इस केस में, और पर्सन इस केस में हो सकता है कि वो थोड़ा सा पूरी तरह अनकॉन्शियस ना हो, थोड़ा सा अवेयर भी हो कि उसको इस तरह की कंडीशन हो रही है। तो ये 2 तरह के सीजर्स हमने देखे, क्यों सीजर्स होते हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के इसमें से कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स क्या होती हैं? बीटा ब्लॉकर्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें देखिए हमारे नॉर्मल हार्ट बीट की, तो इस तरह से हमारी नॉर्मल हार्ट बीट चलती है, बट ब्रेडिकार्डिया के केस में क्या होता है देखिए हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है। इस तरह से देखिए काफ़ी लंबे लंबे गैप्स पे इस तरह के इंटरवल्स आ रहे हैं, इसे कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। तो हमने देखा बीटा ब्लॉकर्स को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी एल्ब्यूटेरॉल, जिसको हमने पहले भी देखा था। एल्ब्यूटेरॉल एक तरह की ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की ड्रग है जिसको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है एस्थमा के केस में। अगर हम बात करें कि एस्थमा होता क्या है, तो ये एक तरह की क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर किसी पर्सन को कंडीशन होती है कोई भी, तो उसको क्रॉनिक कहा जाता है। और इसमें एस्थमा में क्या होता था कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो एयरवेज होती है जहाँ से हमारी ब्रीथिंग वगैरह होती है उसमें एक तरह की सूजन आ जाती है, जिससे कि ब्रीदिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये आप देख रहे हैं हेल्दी एयरवेज जहाँ से एयर आराम से पास हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बट एस्थमा के केस में यहाँ पूरा ही म्यूकस फिल भरा हुआ है और ये पूरी एयरवेज जो है ये इन्फ्लेम्ड हो गई यानी सूजन आ गई है इसमें। तो इस वजह से एस्थमा जैसे कंडीशन हो जाती है जहाँ पर सिम्टम्स में कफिंग होती है, पर्सन को काफ़ी ज़्यादा खांसी आती है, वीजिंग साउंड मतलब खांसने पे एक तरह की आवाज़ आती है पर्सन से, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी कंडीशन होती है एस्थमा में जिसमें एल्ब्यूटेरॉल जैसी ड्रग्स दी जाती हैं। नेक्स्ट पूछते देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का इसमें से कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी मायोपैथी। अब देखिए मायोपैथी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं स्टैटिन्स क्या होती हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लो कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी पर्सन की बॉडी में ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क ना हो। मतलब फ्यूचर में जाके इस तरह के कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं जो आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल और इस तरह से आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा और फ्यूचर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती हैं। तो ये पर्सन को ना हो इसीलिए इस तरह के स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन जैसे कि अभी हमने देखा कि उन पर्सन को दिए जाते हैं जिनको हाई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का, मतलब फ्यूचर में जाके इस तरह की कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ अगर हो सकती है, डॉक्टर को लगता है किसी भी पर्सन को, तो उसको इस तरह की स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। मायोपैथी एक तरह का साइड इफेक्ट है स्टैटिन का। तो मायो जहाँ भी आ रहा है तो हम समझ जाएंगे मसल की बात हो रही है। मायोपैथी मतलब डैमेज ऑफ मसल, तो एक तरह का ये साइड इफेक्ट है इन तरह के स्टैटिन्स का, मसल डैमेज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें वीडियो को। हर वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।